नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा विज्ञान का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था भोजन के बारे में। भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण। कुपोषण में भी हमने पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और आदि के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य में हम पहला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे जल। जल क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से हमारे लिए काम करता है और इसके क्या लाभ है और इसके स्वच्छ जल के क्या गुण हैं और दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव है। तो पहले समझ लेते हैं जल क्या होता है। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली ऐसी चीज जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब जल पृथ्वी संसार में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अगर पानी को हम जमाए, अगर फ्रिज में रखें तो वो ठोस में बदल जाता है, अगर उसको थोड़ा ताप दें तो वाष्प में बदल जाता है और द्रव जल में ही रहता है। तो इसके तीन रूप हो गए ये। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% स्थल है। तो हमारे पास सीमित जल है और अधिकतर जल खारा जल है, कम मीठा जल मात्र 3%। अगर हम 70% जल को 100% मान ले तो 3% जल ही पीने योग्य है। उसमें से हम अनेक काम करते हैं। तो हमारे पास उपलब्ध जल स्रोतों का हम अधिक दोहन कर रहे हैं तो आने वाले समय में यह हमारे लिए एक संकट उत्पन्न हो सकता है। जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है उन संसाधनों का हम जैसे नदी, तालाब आदि से हमें जल प्राप्त होता है तो उनको भी हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है। स्वच्छ जल के क्या गुण होने चाहिए, हम जो जल पीते हैं उस स्वच्छ जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। धूल व कण रहित होना चाहिए। हमारे जो भी हम जल पीते हैं उसमें आँखों से अगर कोई धूल और कण नहीं दिख रहा है तो वह एक स्वच्छ जल है। धूल व कण रहित जल होना चाहिए। अगर उस जल में धूल और कण होंगे तो वह अस्वच्छ जल होता है। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। स्वच्छ जल का पीएच, स्वच्छ जल उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, उसका पीएच 7 होता है। तो जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। ऑक्सीजन युक्त हो, जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई नहीं होंगी तो वह जल अस्वच्छ जल होगा। और स्वच्छ जल के गुणों के बारे में हमने पढ़ा और हम अब पढ़ेंगे दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव है। जो भी गंदा जल है उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे हेल्थ पर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कई बीमारियों की चपेट में हमें यह दूषित जल कई बीमारियों की चपेट में ले सकता है। अगर हम स्वच्छ जल पिएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा मिलती है हमें स्वच्छ जल से, तो हम ऊर्जावान रहेंगे और कोई किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे हम। तो कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं अगर जल दूषित है। हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां से हम ग्रस्त हो सकते हैं। जैसी हैजा, पेचिस जो बीमारियां हैं ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। इनसे ये बीमारियां लग सकती है अगर दूषित जल पी रहे हैं। तो वायरल संक्रमण के कारण इससे वायरल संक्रमण भी होता है और वायरल संक्रमण होता है तो उसके बाद में वायरल संक्रमण के कारण पीलिया जो है बहुत खतरनाक रोग है। पीलिया हो सकता है, फ्लू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो हमने जल की परिभाषा पढ़ी। जल की परिभाषा सिंपल है। स्वच्छ जल के गुण पढ़े, दूषित जल के दुष्प्रभाव पढ़े और अब हम पढ़ेंगे मोटापा जो एक रोग है वो क्या होता है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोटापा रोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक नारू रोग जो एक खतरनाक रोग था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे नारू या बाला रोग भी बोलते हैं। सन 2000 से पहले यह बहुत खतरनाक रोग था। यह पूरे राजस्थान में एक गंभीर बीमारी के रूप में जानी जाती थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या है और ये
कैसे फैलती है, इसका जो रोगजनक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे रोगजनक क्या है इसका। रोगजनक है ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस, ये तो इसका रोगजनक है। और हम पढ़ेंगे रोग कारक क्या होता है। रोग कारक मतलब कृमि है, एक प्रोटोजोआ है, एक जीवाणु है, एक विषाणु है, वो कौन सा है, तो उसे रोग कारक बोलते हैं। तो अब इसका रोग कारक क्या है। रोग कारक है कृमि है, मतलब ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नाम का एक कीड़ा है, और जो एक कीड़ा है इसके कारण नारू रोग होता है। और इसकी एक विशेषता है कि ये जो कीड़ा है जो गंदे जल से फैलता है। एक मतलब ये जो अपने अंडे है मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं देता है, शरीर के बाहर गंदे जल में अंडा देता है। और अगर हम गंदा जल ग्रहण करते हैं उसके कारण ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और अंदर जाकर ये बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो ये कीड़ा है। और इसका निवारण कैसे किया गया, फिर हम पढ़ेंगे इसका निवारण। इसका निवारण कैसे हुआ, तो इसमें था कि 2000 के बाद नारू उन्मूलन नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया राज्य सरकार द्वारा। उस कार्यक्रम के बाद इसका निवारण हो गया सन 2000 के बाद नारू उन्मूलन के प्रयासों से। राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम है नारू उन्मूलन। इसने बहुत सारे प्रयास किए, उनके प्रयासों के फलस्वरूप यह रोग बीमारी सही तरीके से ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी। तो इसके कारण इसका निवारण किया गया। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोटापा रोग के बारे में। आपने मोटापा के बारे में सुना होगा। मोटापा में फूल जाता है, मतलब व्यक्ति का शरीर बहुत फूल जाता है, वसा जमा हो जाती है। हो जाती है। आपको पता होगा हमारा शरीर क्यों बोलता है। हमारा शरीर हमारी चमड़ी पर एक वसा की परत होती है। उस वसा के कारण जब अत्यधिक शारीरिक वसा जमा हो जाती है हमारे शरीर में, जब अत्यधिक शारीरिक वसा जमा होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो मोटापा आ जाता है। तो परिभाषा सिंपल है। मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर पर अत्यधिक शारीरिक वसा जमा हो जाती है, मोटापा कहलाता है। शारीरिक वसा जमा हो जाती है और वह शरीर को हानि पहुंचाती है। जब शरीर में ज़्यादा मात्रा होगी, जब ये कब नुकसानदायक है, जब वसा शरीर को हानि पहुंचाने लग जाती है, तो वो स्थिति मोटापा स्थिति कहलाती है। और अब हम बढ़ेंगे इसका मापन कैसे होता है। मापन मतलब आप कैसे पहचाने किसी व्यक्ति को मोटापा है या नहीं। तो मोटापा मापने के लिए एक सूचकांक है जिसका नाम है शरीर भार सूचकांक, मतलब उसको इंग्लिश में शॉर्ट में BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बारे में हमने मापन कैसे होता है, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक
के द्वारा। शरीर भार सूचकांक है, उसके द्वारा उसका मापन होता है। मापन कितने मीटर पर होता है, कितने केजी पर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो शरीर भार सूचकांक, आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं BMI। BMI आप परिभाषा याद कर सकते हैं, मतलब इसके फुल फॉर्म में याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म में इसकी बॉडी मास इंडेक्स, मतलब मापन। इसका मापन आप कैसे करेंगे? शरीर भार सूचकांक के द्वारा, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब इसकी BMI की जो फुल फॉर्म है वो है बॉडी मास इंडेक्स। और अब हम पढ़ेंगे शरीर का मतलब कितने केजी पर ये सही है और कितने केजी पर ज़्यादा मोटापा कहलाता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब व्यक्ति का वजन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का हो तो वह सामान्य दशा मानी जाती है। सामान्य दशा में होता है। और जो स्थिति है वो मोटापा स्थिति नहीं कहलाती है। और हम पढ़ेंगे अब, जब व्यक्ति का शरीर 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से का हो, मतलब या इससे भी ज़्यादा हो, तो स्क्वायर या इससे ज़्यादा हो। जब व्यक्ति का वज़न 25 किलोग्राम, उसकी हाइट उसकी अगर 25 किलोग्राम, उसका वज़न 25 किलोग्राम है और उसकी हाइट 1 मीटर है, तो वह सामान्य दशा में माना जाता है, मतलब उसे मोटापा नहीं है। और अगर व्यक्ति का वज़न 30 किलोग्राम है और उसकी हाइट 1 मीटर है, तो वो उसकी स्थिति खराब है, मतलब उसे पूर्ण रूप से मोटापा से वह ग्रस्त है। तो रोग, मोटापा के कारण क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एक मधुमेह रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है अगर व्यक्ति को मोटापा है तो, और कैंसर भी हो सकता है। मोटापा क्यों होता है व्यक्ति में? तो ऊर्जा के सेवन व उपयोग के बीच असंतुलन, मतलब व्यक्ति जो भी ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसका उपयोग के बीच में असंतुलन आ जाने के कारण वह उससे वसा ज़्यादा जम जाती है, इस कारण मोटापा बढ़ जाता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जब व्यक्ति अधिक चर्बी युक्त भोजन करता है तो उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, इससे व्यक्ति का मोटापा आ जाता है। जंक फूड एवं कृत्रिम भोजन करना, जंक फूड एवं कृत्रिम भोजन करना। अब हम पढ़ेंगे, हमने मोटापा के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप क्या होता है और रक्तचाप के बारे में संपूर्ण जानकारी को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तवाहिनियों, मतलब रक्त जिस नलिकाओं में बहता है और रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। खून की, यानी कि खून की नलिकाएं रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा, जो खून की जो नलियाँ होती है उनमें जो खून बहता है उसके द्वारा उन्हीं खून की नलिकाओं पर खून का जो दबाव पड़ता है उसे रक्तचाप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल है। रक्तवाहिनियाँ, आपने सुने होगी रक्तवाहिनियाँ दो होती है, एक तो होती है धमनी होती है और शिराएं होती है। रक्तवाहिनियाँ में पहला है धमनी। धमनी आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी होगी। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ऊतकों शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती है। और जो दूसरी है रक्त वाहिनियाँ, उसका नाम है शिराएं।
शिराओं का काम धमनियों के काम से विपरीत उल्टा है बिल्कुल। ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है और शिराएं होती है शरीर के विभिन्न भागों से जो खराब खून होता है उसको इकट्ठा करके रक्त में हृदय में लाती है और यहाँ से रक्त स्वच्छ होकर धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। तो शिराओं का काम है कि पूरे शरीर से जो खराब खून होता है उसको हृदय तक लाना। तो इसकी परिभाषा सिंपल है, लिख देते हैं हम, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाना। शिराएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को, अशुद्ध रक्त को लाती है। ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है और रक्त हृदय में स्वच्छ होकर धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो हमने रक्तचाप के बारे में मतलब ये पढ़ा कि रक्तचाप क्या होता है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं की दीवारों पर लगाए गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। और रक्त वाहिनियाँ, इसमें शब्द आया तो रक्त वाहिनियाँ दो होती है, आपने सुना होगा इनके बारे में। एक तो होती है धमनी और दूसरी होता है शिराएं। और रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रक्तचाप मापी या स्फिग्नो नैनोमीटर। तो उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम, मापन किसके द्वारा होता है? रक्तचाप मापी। सीधा है, रक्तचाप याद रखना है, रक्तचाप मापी लिख देना है। रक्तचाप मापी। रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रक्तचाप मापी के द्वारा। या आप नोट कर लो। तो अब हम बढ़ेंगे रक्तचाप को अभिव्यक्त किस रूप में किया जाता है। रक्तचाप अभिव्यक्त रक्तचाप को अभिव्यक्त किन रूपों में किया जाता है? रक्तचाप को अभिव्यक्त दो रूपों में किया जाता है, दो प्रकार से। पहला है इसमें सिस्टोलिक, और दूसरा जो है डायस्टोलिक। पहला सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक किसे बोलते हैं? रक्तचाप को अभिव्यक्त 120 से 80। सिस्टोलिक मतलब अधिक रक्तचाप किसी व्यक्ति का। तो सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से लेकर 120 तक होता है। और डायस्टोलिक जो रक्तचाप है वो होता है 60 से लेकर 80 तक। अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120 है तो वो ज़्यादा है, अगर 80 है तो वो सबसे कम है। अगर सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 90 के आसपास में होता है तो 120 अगर है तो वो ज़्यादा है और 80 है तो कम है। और अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप सर्वप्रथम किस जीव में मापा गया था और किसने खोज की थी इसकी। खोज किसने की? खोज स्टीफन हेल्स नाम के एक व्यक्ति ने की थी। स्टीफन हेल्स ने 1733 में की थी। 1733 में की। रक्तचाप मापी की खोज किसने की? स्टीफन हेल्स ने 1733 में की। और ये रक्तचाप
स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप किस में मापा सर्वप्रथम? तो उन्होंने घोड़े में मापा था। घोड़े में रक्तचाप मापा। रक्तचाप यानी घोड़े में बीपी मापी उन्होंने। स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़े में रक्तचाप मापा सर्वप्रथम। और अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप के दो प्रकार हैं। पहला तो है उच्च रक्तचाप और दूसरा है निम्न रक्तचाप। तो पहला जो है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप मतलब जो भी रक्त नलिकाएं हैं उनमें जो रक्त बहता है वो धीरे यानी उनकी स्पीड, उनकी गति कम होती है, वो धीरे धीरे रक्त बहता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का धीमी गति से बहना। धीमी गति से बहना। अगर रक्त धीमी गति से बहता है तो उसकी जो मापन है वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो है उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी। उच्च रक्तचाप इसका उल्टा हो जाएगा। रक्त वाहिनियों में रक्त, इसमें तो धीमा बहता है और इसमें उच्च गति से रक्त बहता है। तो लिख देंगे यहाँ पे रक्त वाहिनियों में रक्त का उच्च गति से बहना। रक्तचाप क्यों होता है, क्या कारण है इसका? तो व्यक्ति अगर शराब पीता है, व्यक्ति द्वारा शराब पीना, अगर व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो उसकी बीपी बढ़ जाएगी। क्रोध आना, O2 का यानी ऑक्सीजन का शरीर में कम जाना, शरीर में कम प्रवेश, शरीर में कमी होना आदि कई कारण है। अगर व्यक्ति नशा करता है तो उसका रक्तचाप यानी बीपी हाई हो जाएगी। और अब हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। गुटखा कैसे बनता है? गुटखा तंबाकू में ली जाती है। कंथा, चूना, संश्लेषित खुशबू यानी जो फैक्ट्रियों में जो कृत्रिम खुशबू बनाई जाती है जिसे गुटखे में स्वाद आता है, ये भी मिलाई जाती है। इन सभी को मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा आजकल हर गांव गली में उपलब्ध है। गुटखे का नशा बच्चे भी करते हैं और कुछ महिलाएं भी इसका नशा करती है। और अगर यदि महिलाएं गर्भवती है तो उन्हें यह नशा भारी पड़ सकता है उनकी स्वास्थ्य पर। तो गुटखे के बारे में और जानेंगे। तो गुटखा खाने वाले लोगों की एक विशेषता होती है कि उनका जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं, तो उनका जबड़ा नहीं खुलता है। ये रोग है, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग हो जाता है अगर व्यक्ति गुटखे की लत पड़ी है व्यक्ति को, तो उसका जबड़ा अगर काम नहीं करता है ठीक से, पूरा मुंह नहीं खुल पाता है। तो मुंह नहीं खुलने का कारण है उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक नाम का एक रोग हो जाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे जबड़ा ठीक से न खुलना।
एवं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का हो जाना। व्यक्ति को यह रोग हो जाता है और आप नोट कर लो। तो हम तंबाकू के बारे में पढ़ रहे थे। तो तंबाकू कैसे प्राप्त की जाती है? तंबाकू का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टोबैकम। निकोटिना टोबैकम तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है, परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन सकता है। और ये एक इसका कुल का नाम है सोलेनेसी। निकोटिना टोबैकम जो पादप है उसके कुल है सोलेनेसी। कुल का जो पादप है निकोटिना टोबैकम, उससे तंबाकू प्राप्त की जाती है। और इसमें तंबाकू में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्कलॉइड, खतरनाक एल्कलॉइड पाया जाता है, जिसके कारण तंबाकू एक घातक पदार्थ बन जाता है। और इससे क्या हानि है? लोग तंबाकू का सेवन कैसे करते हैं? तो लोग इसे सूंघने में, चिलम लगाने में, हुक्का पीने में, बीड़ी के रूप में आदि के द्वारा शरीर के अंदर इस खतरनाक तंबाकू पदार्थ को प्रवेश करवाते हैं। हानि, इससे तंबाकू से क्या क्या नुकसान है आप भी जानते होंगे। मुंह, जीभ, गले का कैंसर होता है। सबसे खतरनाक कारण यही है कि मुंह, जीभ, गला, इसमें कैंसर रोग हो जाता है। और दूसरा जो है भ्रूण विकास मंद पड़ जाता है। गर्भवती महिलाएं अगर तंबाकू का नशा करती है तो उनमें भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है, यानी जो महिला के गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसको भी खतरा है इस मादक पदार्थ से। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पर ईयर पूरे विश्व में 60 लाख लोग तंबाकू के कारण मरते हैं। तंबाकू के कारण मृत्यु। अगर दुनिया में पर साल 60 लाख लोग तंबाकू के कारण मर रहे हैं तो इससे बड़ी और अनहोनी क्या हो सकती है। और इस 60 लाख में जो 50 लाख लोग हैं वो तो डेली उन्हें लत पड़ी हुई है कि जो रोज़ सेवन करते हैं उनकी मृत्यु होती है 50 लाख। और बाकी बचे 10 लाख जो मतलब कभी कभार नशा करते हैं। और अगर आदमी कोई आपके पास में बैठा हुआ अगर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पी रहा है तो ज़रूरी नहीं कि नुकसान उसी को, आपको भी है, क्योंकि अगर उसका धुएँ में निकोटीन है, अगर वो धुआं आपके सांस के द्वारा आपके शरीर में जा रहा है तो उसके अंदर पाए जाने वाला निकोटीन आपके रक्त वाहिनियों की धमनियों में के अंदर जम जाता है और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो सावधान रहे तंबाकू जैसे खतरनाक पदार्थ से। और अब हम पढ़ेंगे सबसे खतरनाक पॉपुलर माने जाने वाली शराब के बारे में। तो मदिरा किससे बनाई जाती है? मदिरा बनाई जाती है C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से मदिरा यानी शराब बनाई जाती है। एथिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र है C2H5OH। ये आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। एथिल अल्कोहल से बनाई जाती है। हर शराब की शीशी, हर ब्रांड में अलग अलग एथिल अल्कोहल का % मिलाया जाता है। अगर एथिल अल्कोहल ज़्यादा है तो शराब दमदार होगी, अगर एथिल अल्कोहल का % कम है तो उसका असर नहीं, इतना कम असर पड़ेगा शरीर पर। तो आप तो जानते हैं शराब जो है बहुत दुष्प्रभाव बहुत है, कोई लाभ नहीं है इसे। लोग तो ऐसे ही बस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए शराब का सेवन करते हैं। तो दुष्प्रभाव यही है कि इससे यकृत को नुकसान पहुंचता है। हमारे शरीर के अंदर यकृत होता है, अगर व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है तो उसके यकृत को नुकसान पहुंचता है। शारीरिक क्षमता कम होना, कार्य क्षमता कम होना और दुर्घटना का होना। कार्य क्षमता, अगर व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है और शराब का सेवन कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। और अगर वो वाहन चलाते समय शराब पीता है तो दुर्घटना भी घट सकती है। और तीसरा जो है स्मरण शक्ति का कम होना, यानी कि व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है। अगर वो शराब का नशा कर रहा है तो उसे कोई भी
बातें बहुत कम याद रहती है। वसीय यकृत रोग होना, यही यकृत से जुड़ा रोग है, वसीय यकृत रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे अफीम के बारे में, जो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है और महंगी भी है। और मदिरा में एक 5वां कारण और है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना। अगर व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है और उसकी लत पड़ गई है तो फिर भी वो पीता है और इससे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाना। अगर उसे शराब नहीं मिल रही है तो वो अपराध भी कर सकता है और एक शराब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। तो इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर तो होती है। और दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं एक खतरनाक पदार्थ जो शराब से भी ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसे बोलते हैं अफीम। उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नाम है। और अफीम में क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाई जाती है, आप भी देखो। अफीम में मिलाया जाता है मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन। ये जो अफीम जो है, इसका जो पादप है पेपेवर सोमनीफेरम, इसके कच्चा जो फल होता है उस कच्चे फल के दूध से बनाई जाती है। कच्चे फल के दूध से अफीम बनाई जाती है और इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। ये तो सिर्फ 3 है इसके, और इसमें एक और भी खतरनाक है जो हमने तंबाकू के बारे में, तंबाकू में भी सुना पढ़ा था, जो है निकोटीन। धमनियों में घुस जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। ये जो निकोटीन है ये भी इसमें होता है। मार्फिन, कोडीन का इलाज तो दर्द निवारक दवाओं में किया जाता है और ये खतरनाक पदार्थ इसमें है ही है। तो ये कच्चे फल से बनाई जाती है, इसके दूध से, और ये 30 प्रकार के एल्कोलॉइड मिलाए जाते हैं इसमें, 30 प्रकार के। एल्केलॉइड, 30 प्रकार के इसमें एल्केलॉइड मिलाए जाते हैं। और लोग शांति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम जो होती है, इससे एक पदार्थ बनता है जिसे हेरोइन बोलते हैं। वो बहुत ख़तरनाक है और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, हेरोइन बोलते हैं। उसे भी लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे सूंघते हैं और अन्य किसी तरह से उसका नशा करते हैं। तो हेरोइन भी एक ख़तरनाक है, जो इसी से बनता है, हेरोइन भी इसी से बनता है। तो इसके एक 2 साइड है, एक तो है इससे दवाई भी बनाई जाती है और ये एक नशा भी है जो व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंच जाता है। और राजस्थान में और अन्य राज्यों में एक प्रथा बनी हुई है कि अगर किसी भी अवसर है, कोई शादी का अवसर है, मृत्यु भोज का अवसर है, तो वहाँ पे ये अफीम काम में ली जाती है। सरकार द्वारा प्रतिबंध भी है लेकिन ये चलती है फिर भी। तो अफीम का एक मनोहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पैसों में आती है। और कुछ माताओं में इसका भ्रम भी है कि वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए इसका थोड़ा हल्का सा अंश उसे देती है जिससे उसे नींद आती है, ऐसा भ्रम है लोगों में। आज हमने पढ़ा अफीम, शराब, गुटखा, तंबाकू जैसे खतरनाक पदार्थों के बारे में, और उससे हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में भी हमने जाना समझा। हम आपको पढ़ाते नहीं, हम आपको सिखाते हैं। आज हमने इन सब का अध्ययन किया, कल कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।